साथियों, नेपाल में जेनजी के आंदोलन ने बड़ा ही भयानक मोड़ ले लिया और वहाँ के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर से इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के कैबिनेट से वो भाग गए। अब भारत में भी उस जेनजी आंदोलन को एक कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखा जा रहा है कि भारत में भी हो सकता है कि उसी तरह का विद्रोह की कोशिश की जाए। तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, वो इस बात को कह रहे हैं बराबर कि अगर भारत में भी अगर लोगों की बात नहीं सुनी गई तो उसी तरह का आंदोलन भारत में भी होगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई घटना घटती है तो हर व्यक्ति उसको अपने हिसाब से संदर्भित करता है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसको इस्तेमाल करके भड़काऊ भाषण देंगी, लेकिन एक आम आदमी के तौर पे ये बात लगातार स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि जो लोगों का विश्वास है लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक संस्थाओं में, या लोकतंत्र की जो रखवाले आज के समय में जो नेता हैं इनमें लगातार इनका विश्वास घटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरह का इकोसिस्टम, जिस तरह का इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत घातक बात है। जैसे कि अगर कोई समस्या हो तो अगर आप उसको शिकायत भी करते हैं तो उस समस्या को इग्नोर कर दिया जाता है। आए दिन मुझे इस बात की शिकायत मिलती है कि सर मेरे यहाँ गली नहीं बनी है, सड़क नहीं बनी है, ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं एक सिटीज़न के नाते मैं उनको ये एडवाइस देता हूँ कि आप उसको फलां पोर्टल पे आप कंप्लेन करो। और जब वो पोर्टल पे कंप्लेन करते हैं तो उसकी भी सुनवाई नहीं होती है। और अगर मैं किसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करूं तो वही होता है कि आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपको पॉलिटिकली टारगेट किया जाएगा, आप पे मुकदमे लगाए जाएंगे। ये चीज़ें लगातार हो रही हैं। अगर आप एक आम आदमी हैं तो आप इस बात को भली भांति समझते और जानते होंगे कि जब भी कोई सड़क निर्माण होती है तो सड़क निर्माण में इतनी बड़ी धांधली होती है, चाहे वो कहीं की भी सड़क हो। एक मोटा पैसा नेताओं को चला जाता है, अधिकारियों को चला जाता है, ठेकेदार को बचता है। यानी जो सड़क 4 से 5 साल के लिए बनती है वो सड़क 6 महीने में टूट जाती है और उसकी जांच भी नहीं होती। जैसे बहुत सारी सड़कें हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो उनकी लागत 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, लेकिन आप अगर एक्चुअल में उसका अगर ऑडिट करा दें, अगर उसके खर्चे का हिसाब किताब अगर कर लें तो मुझे लग रहा है कि वो जो 1 करोड़ की सड़क बनी है वो ऐसी सड़क आप 15-20 लाख में बनवा सकते हैं। तो ये धरातल पे कहानी है और लोगों को लगातार जो है ये विश्वास होता जा रहा है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कहीं न कहीं जो ये पॉलिटिशियन हैं, जो ये नेता हैं, उनकी एक अपनी अलग दुनिया होती है और कहीं न कहीं वो आम आदमी को दबाकर अपने आप को वो आगे करने की कोशिश करते हैं। तो जो सेंटिमेंट है लोगों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव है, वो बातें करती है, वो समस्याओं को उठाती है और इसीलिए आज सेंसिटिविटी ज़्यादा है। एक समय था जब मीडिया पे कंट्रोल करके, मीडिया पे प्रतिबंध लगा के उनको सेंसर करने की कोशिश की जाती थी। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी विचारधारा के हिसाब से चीज़ों को करती थी, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज अगर ज़रा सा भी अगर कुछ दबाने की कोशिश की जाती है तो तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें वो आगे निकल जाती हैं। नेपाल में भी यही हुआ कि जो बुजुर्ग लोग थे, चूँकि उनका सोशल मीडिया से उतना कनेक्शन नहीं था, एक जनरेशन था जो ट्रेडिशनल मीडिया को फॉलो करता है, लेकिन जो युवा है, जो 14 साल से 25 साल के हैं, उनको जेनजी कहा जाता है नेपाल में, यानी जेनजी जनरेशन। तो ये जो 14 साल से 25 साल के जो लोग हैं, ये लगातार सरकार के खिलाफ मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे, अपनी समस्याओं को उठा रहे थे। सरकार को लगा कि शायद उनका जो तानाशाही रवैया है वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह से युवा मुखर होकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी बातों को रख रहा था वो सरकार को लगातार खटक रहा था। और यही कारण है कि किन प्रकारों में सरकार ने किंतु परंतु लगा के 25 सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया, बैन कर दिया। और वहीं से शुरुआत होती है जेनजी आंदोलन की। युवा उग्र हो गए और उसके बाद वो सड़कों पर उतर आए। और उनका उग्र होना सिर्फ इस बात पर आधारित नहीं था कि सोशल मीडिया बंद कर दिया गया, बल्कि उसके पीछे जो कारण था वो ये था कि वो सरकार के खिलाफ शासन सत्ता में बैठे लोगों के तानाशाही रवैये से वो परेशान थे, भाई भतीजावाद से परेशान थे, उनके धन संग्रहण करने के आदत से परेशान थे। और यही कारण था कि एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला। क्या भारत में इसकी संभावना है? तो बिल्कुल भारत में इसकी संभावना है। अगर आप 2014 के इलेक्शन पैटर्न को देखेंगे तो वो एक दौर था जब नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पे सबसे पॉपुलर नेता हुआ करते थे और उनको सपोर्ट करने वाले, उनको चाहने वाले, उनकी डिमांड करने वाले जो लोग थे वो युवा थे। और उन युवाओं के दमखम पर ही प्रधानमंत्री मोदी सत्ता तक पहुँचे, प्रधानमंत्री बने।
और यही कारण है कि लगातार उनका जो संवाद का तरीका होता है वो ट्रेडिशनल मीडिया से हटकर वो सीधे युवाओं से जुड़ना चाहते हैं, वो सीधे आमजन से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर संकट आज के समय में पैदा हो गया वो है कि जब आम जनता के पास अपनी खुद की समस्याएं होती हैं और वो सरकार तक पहुंचना चाहती है, सिस्टम तक पहुंचना चाहती है, तो दर दर की ठोकरें खाती है, भटकते भटकते उनकी समस्याएं, और वो दोनों दम तोड़ देते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है। जिस तरह से पॉलिटिशियन आज चुनाव में आते हैं, आपको पता ही है कि पॉलिटिशियन के पास बड़ा लाह लश्कर होता है, 4-4 गाड़ियों का काफिला, दबंग अंदाज, शासन सत्ता का समर्थन। अगर कोई आम आदमी उनके खिलाफ अगर बोलता है तो उसको मार दिया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें लगातार चल रही हैं। अब ऐसे धन बल के साए में आम आदमी तो चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे वो आम आदमी कितना भी सच्चा हो, चाहे आम आदमी कितना भी बेहतर नेतृत्व करने की क्षमता क्यों न रखता हो, लेकिन उसके लिए कोई स्कोप नहीं बचता है। अब जिस लोकतंत्र का झांसा दे के आम लोगों से वोट लिया जा रहा है, आम लोगों के पार्टिसिपेशन का भ्रम फैलाया जा रहा है और आम व्यक्ति ही उसमें पार्टिसिपेट करने के योग्य नहीं है, तो जो ट्रेडिशनल मीडिया का जो भ्रम है, जो मिथ है, वो लगातार टूट रहा है। और आम युवा यानी 14 से 25 साल का जो युवा है वो लगातार जाग रहा है, अपनी बातों को लेकर मुखर है और चीज़ों को जानता और समझता है। और यही कारण है कि ऐसी संभावना है कि आंदोलन ना हो, मार काट ना हो, लेकिन क्रांति तो अवश्य होगी। 2014 में भी हुई और उसी क्रांति की देन है प्रधानमंत्री मोदी, और वही युवा वर्ग अब फिर से एक बार सक्रिय होगा। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि युवा जो है समझदार है और अपने हक के लिए वो आगे आएगा। और ये जो नेता हैं जो अपना भ्रम फैलाते हैं, जो विकास की गंगा बहाते हैं, जो फर्जी वादे करते हैं, कहीं न कहीं इनके वास्तविकता को, उनको सच्चाई को उजागर करेंगे। और मैं तभी मानूंगा कि जब लोकतंत्र में युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, जब लोकतंत्र में आम आदमी को भी चुनाव लड़ने का हक मिले। आज की स्थिति ये है कि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार मिला हुआ है कि जो चुनावी खर्चे होते हैं उसके ऊपर एक कैप लगे, उसके लिमिटेशंस लगे, लेकिन चुनावी समर में चुनाव आयोग के सामने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं और चुनाव आयोग सिर्फ पानी पीता रह जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम बनाया जाए, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं एक सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो, सबका काम करने का पैटर्न एक है कि सिर्फ और सिर्फ छल और धोखे से लोगों का वोट लिया जाता है और फिर जैसे वो सत्ता में बैठते हैं लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। और कहीं न कहीं ये युवा वर्ग जो है ये अब जाग चुका है, मुद्दों को लेकर सेंसिटिव है। और आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे छोटे बड़े मुद्दे होते हैं जहाँ पे अब आज का युवा अपनी राय रखता है, क्रांति के लिए आगे बढ़ता है और सफलता भी हासिल करता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज का सतर्क और सक्षम युवा है एक बार फिर से परिवर्तन करेगा। और ये परिवर्तन समय की मांग है, क्योंकि अब समय बदल चुका है। जब खादी पहन के, जब टोपी लगा के, धोती पहन के, कुर्ता पजामा पहन के लोग नेता बन जाते थे, अब नेता बनने के लिए आपको नेतृत्व क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, नेतृत्व करना आपको सीखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि एक युवा के तौर पर आपके आसपास जो भी मुद्दे हैं और जो भी बातें हैं आप उसको अच्छी तरीके से समझेंगे और दोष देने के बजाय उसमें आपका क्या रोल हो सकता है, आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे उस मुद्दे को उठा सकते हैं ताकि समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास इस जिले में ही नहीं, इस प्रदेश में नहीं, इस देश में परिवर्तन ला सकता है। और नेपाल का जेन ज़ी आंदोलन इस बात का प्रमाण है। जय हिंद, जय भारत।